जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, ग्रैंडपा ने हमारे फैमिली को सब बता दिया होता है कि गोन्याक्सो उसके साथ बस इसलिए है ताकि मौका आने पर गोन्याक्सो जी को गोन के हवाले कर देगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली का दिल टूट जाता है और वो अपने मन में बोलती है गोन्याक्सो ने मुझे धोखा दिया है। और वो तभी ग्रैंडपा को बोलती है, ग्रैंडपा गॉन मुझे अभी जाने का समय हो चुका है। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता देख पीछे से ग्रैंडपा देख रहे होते हैं। तभी उसका सर्वेंट उसे बोलते हैं, सर क्या आपने ये ठीक किया? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ मैंने जो ये ठीक किया, उसे कभी ना कभी तो ये बात बताना ही था। अब आगे फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली रेस्टोरेंट से बाहर आके भागने लगती है और वो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सो मेरे करीब बस इसलिए आया ताकि वो मौका आने पर जी को मुझसे दूर कर सके। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर हमारी फैमिली फिर से अपने मन में बोलती है, आखिर मैं अब क्या करूं? फिर वो रोड के किनारे रुक जाती है, फिर अपना मोबाइल निकाल के फ्लाइट के टिकट्स को बुक करने लगती है और अपने मन में बोलती है, नहीं, मैं जी को अपने से दूर होने देता हुआ नहीं देख सकती, मैं जी को लेके बहुत दूर भाग जाऊंगी। फिर वो एक टैक्सी को रोकती है, फिर वो जल्दी से जाकर टैक्सी में जल्दी से बैठ जाती है। फिर हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, मैं भी जाके जी को किंडरगार्टन से ले लूँगी और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली जी को पकड़ के ले आ रही होती है। तभी जी हमारी फैमिली को बोलता है, मम्मी हम लोग इतनी जल्दी जल्दी इस कंट्री को क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तभी हमारी फैमिली बोलती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी ग्रेट आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और आज हम लोग उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही जी बोलता है, हाँ ग्रेट आंटी की तबीयत खराब है, हमें उनके पास जल्दी ही जाना चाहिए। तभी जी फिर से बोलता है, ओ याद आया, मम्मी आपने डैडी को इसके बारे में बताया? ये सुनते ही हमारी फैमिली उदास हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे साथ जाने के लिए। ये सुनते ही जी बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं। तभी वो अपने मन में बोलता है, मम्मी हम मुझे ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा ही उदास दिख रही है। तभी हमारी फैमिली जी का हाथ पकड़ती है और पीछे मुड़ते हुए अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सो अब मैं तुम्हें से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती हूँ। इतना बोलते के साथ वो दोनों जाके प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोन्याक्सो अपनी कार में बैठ के मोबाइल देख रहा होता है। तभी वो अपने मन में बोलता है, मैंने लूहे से तो निपट लिया, अब समय है चिंगलियों से बात करने का। तभी गोन्याक्सो अपने मन में हमारी फैमिली को इमेजिन करने लगता है। तभी वो अपने मन में बोलता है, जैसा कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब उसे अपने प्रॉमिस को निभाना होगा। फिर गोन्याक्सो अपने मन में बोलता है, मैं चिंगलियों से पूछूंगा कि जी को पिकअप करने के लिए क्या वो मेरे साथ चलेगी। ये बोलते के साथ वो चिंगलियों को फ़ोन कर देता है, लेकिन वो जैसे ही कॉल करता है उसके फ़ोन कट जाता है और उसमें बोला जाता है, वो जिससे बात करना चाहते हैं उनका नंबर स्विच ऑफ है। फिर गोन्याक्सो हम अपने ड्राइवर को बोलता है, अभी कभी चिंगलियों के ऑफिस की तरफ ले चलो। तभी उसका ड्राइवर बोलता है, यस सर। तभी गोन्याक्सो अपने मन में बोलता है, क्या चिंगलियों का फ़ोन में बैटरी नहीं है? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन देखा जाता है, जहाँ चिंगलियों के ऑफिस के बाहर गोन्याक्सो की कार आ जाती है और तभी गोन्याक्सो अपने सेक्रेटरी के साथ अंदर आने लगते हैं। गोन्याक्सो को ऑफिस में आता देख 3 लड़के उसकी तरफ देख के बात करने लगते हैं, अच्छा क्या ये गोन्याक्सो है, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। तभी दूसरी बोलती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लकी था क्योंकि गोन्याक्सो यहाँ पर आ चुके हैं। फिर गोन्याक्सो लिंडा के पास चला जाता है। तभी लिंडा बोलती है, प्रेजेंट गॉन, क्या आप यहाँ पर चिंगलियों को ढूंढ रहे हैं? उसने मुझे सुबह ही कॉल करके मेरे से बात की थी कि वो ऑफिस को छोड़ रही है। ये सुनते ही गोन्याक्सो चौंक जाता है और वो बोलता है, छोड़ रही है? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? ये सुनते ही लिंडा बोलती है, उसने मुझे बताया था कि उसी को रिलेटिव में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जा रही है। लेकिन वहाँ के शोर शराबे से तो लग रहा था कि शायद वो एयरपोर्ट में है। ये सुनते ही गोन्याक्सो चौंक जाता है और वो अपने मन में बोलता है, क्या वो एयरपोर्ट में थी? लेकिन लियू ने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं कि वो अपने रिलेटिव की तबीयत खराब है, इसीलिए उससे मिलने के लिए जा रही है। तभी गोन्याक्सो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं, यान यांग चेक करो
क्या लियू मेरे बेटे को लेके इस कंट्री को छोड़ चुकी है? ये सुनते ही यान यांग अपने मोबाइल को निकाल लेती है और उसमें हमारी फैमिली और जी के बारे में सर्च करने लगती है। तभी वो गोनियाक्सु को बोलती है, आपने सही कहा, मिस चेंग इस कंट्री को छोड़ के जा चुकी है। उनकी फ्लाइट आधे घंटे पहले ही यहाँ से टेक ऑफ कर चुकी है। ये सुनते ही गोनियाक्सु पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तभी वो बोलता है, आखिर वो मुझे बिना बताए इस कंट्री को छोड़ के क्यों चली गई? ये सब गोनियाक्सु बोल ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तभी गोनियाक्सु अपने फ़ोन की तरफ देखता है, उसमें ग्रैंडपा की कॉल आई होती है। तभी गोनियाक्सु कॉल को एक्सेप्ट करता है और बोलता है, हाँ बोलिए ग्रैंडपा। फिर हमें ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है जो अपने चेयर में बैठे हुए होते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, गोनियाक्सु, मैंने चिंगलियो से बात की थी और मैंने उसे बोल दिया है कि वो जी की कस्टडी को तुम्हें दे दे, वो भी 1 साल के अंदर। लेकिन मैंने तो तुम्हें उसे बताने के लिए कहा था, क्या तुमने उसे नहीं बताया था? वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ये सुनते ही गोनियाक्सु एकदम चौंक जाता है और वो बोलता है, क्या ग्रैंडपा, आपने क्या उसे सब कुछ बता दिया? ये सुनते ही ग्रैंडपा खड़े होते हैं और गुस्से में बोलते हैं, हाँ मैंने उसे सब बता दिया है। अब कुछ भी हो, आप मुझे कोई भी मतलब नहीं है। जी को अगले हफ्ते मेरे पास ले आना लंच के लिए। ये बोलते के साथ ग्रैंडपा कॉल को काट देते हैं। तभी गोनियाक्सु अपने मन में बोलता है, अब मुझे पता चला कि चिंगलियो मुझे बिना बताए यहाँ से क्यों चली गई। उसे शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी गोनियाक्सु वहाँ से जाते हुए अपनी सेक्रेटरी को बोलता है, आर कंट्री जाने के लिए अगली फ़्लाइट की टिकट बुक करो मेरे लिए। तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है, ठीक है सर। फिर हमें आर कंट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फैमिली कार से उतरी हुई होती है। तभी वो आसमान की तरफ देखने लगती है। फिर वो लोग चलते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं। फिर हमारी फैमिली जी को बोलती है, अब हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग बहुत समय से तुम्हारी ग्रेट आंटी के साथ नहीं रहे हैं। ये सुनते ही जी बोलता है, क्या डैड यहाँ पर आएंगे? तभी हमारी फैमिली जी को समझाते हुए बोलती है, अब अगली बार इसके बारे में बात मत करना, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं। ये सुनते ही जी बोलता है, अच्छा ठीक है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में गुस्से से बोलती है, मैं अपने बेटे को गोनियाक्सु से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये सब वो अपने मन में बोल ही रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई चिंगलियो बोलता है। ये सुनते ही हमारी फैमिली चौंक जाती है। ये सुनते के साथ ही वो मुड़ जाती है और वो देखती है कि उसकी आंटी आ रही होती है और बोलती है, चिंगलियो क्या ये तुम हो? तभी हमारी फैमिली उसके पास जाते हुए बोलती है, आंटी मी आप कैसी हैं? तभी आंटी मी बोलती है, चिंगलियो तुम इतनी अचानक यहाँ पर कैसे आई? आने से पहले मुझे कॉल तो कर देती। तभी आंटी मैं जी को बोलती है, मैं बहुत समय बाद तुमसे मिल रही हूँ जी, अब तुम बहुत ज़्यादा ही डैशिंग दिख रहे हो। ये सुनते ही जी बोलता है थैंक यू ग्रेट आंटी। तभी आंटी में उन दोनों को अंदर ले जाते हुए बोलते हैं, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, हम बाकी की बातें अंदर में करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि आंटी मी और चिंगलियो एक चेयर में बैठे हुए होते हैं और बाहर में जी खेल रहा होता है। तभी हमारी फैमिली उदास होते हुए जी की तरफ देख रही होती है जहाँ पर जी तितलियों के साथ खेल रहा होता है। तभी हमारी फैमिली आंटी मी की तरफ देखती है और बोलती है, आंटी मी मैंने जी को एक झूठ बोला है। मैंने बोला है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे झूठ को कवर कीजिएगा। तभी वो चेयर से उठती है और बोलती है, और भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है इसलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। मैं आपको उठने के बाद बताती हूँ। ये बोलने के बाद वो चली जाती है। फिर वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगती है। तभी आंटी में उदास होते हुए हमारी फैमिली की तरफ देखती है और बोलती है, इस लड़के के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर कुछ देर बाद आंटी मी के घर के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। तभी एक गाड़ी का गेट खुलता है और उससे गोनियाक्सु बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका बगल में एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। वो बोलता है, मिस चिंगलियो यहीं पर अभी है, प्रेसिडेंट गॉन। ये सुनते ही गोनियाक्सु बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तभी घर के अंदर से जी बाहर आ रहा होता है दौड़ते हुए और बोल रहा होता है, डैड आप आ गए। तभी गोनियाक्सु जी को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे?
तभी जी बोलता है, हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। तभी घर के अंदर से आंटी मी भी बाहर आ जाती है और बोलती है, जी आके तुम ये क्या कर रहे हो। तभी गोन्याक्सु और जी आंटी मी की तरफ देखने लगते हैं। तभी गोन्याक्सु जी को नीचे उतार देते हैं और फिर आंटी मी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और बोलते हैं, हाय आंटी, मैं गोन्याक्सु हूँ और मैं जी का फादर हूँ। तभी जी गोन्याक्सु का हाथ पकड़ता है और आंटी मी को कहता है, ग्रेट आंटी, ये मेरे डैडी हैं। फिर आंटी मी गोन्याक्सु और जी को ध्यान से देखने लगते हैं और अपने मन में बोलते हैं, ये आदमी तो थोड़ा थोड़ा जी की तरह ही मैच कर रहा है। तभी गोन्याक्सु आंटी मी को कहता है, आंटी, चिंगलियू का रूम कहाँ है, मुझे उससे देखना है। ये सुनते ही आंटी मी गोन्याक्सु को हैरानी नज़र से देखने लगती है और फिर ऊपर तरफ इशारा करते हुए बोलती है, सेकंड फ्लोर लेफ्ट की तरफ उसका रूम है, मुझे लगता है कि शायद वो सो रही है। तभी गोन्याक्सु उस रूम की तरफ देखने लगता है और बोलता है, आप परेशान मत होइए, मैं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये बोलते के साथ गोन्याक्सु जी के बाल को सहलाते हुए बोलते हैं, मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करके आता हूँ। ये सुनते ही जी बोलता है, अच्छा ठीक है। ये बोलने के साथ वो अंदर जाने लगता है और आंटी मी उसे जाता हुआ देख रही होती है। तभी आंटी मी अपने मन में बोलती है, चिंगलियू का मूड सुबह से ही बहुत ख़राब है, शायद वो मिस्टर गॉन की वजह से है। फिर हमें हमारे फीमेल के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल बेड पे सोई हुई होती है और गोन्याक्सु गेट खोल के अंदर आ जाता है। तभी हमारी फीमेल अपने सपने में बहुत ज़्यादा ही डरने लगती है। उसे डरता देख गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही उदास होता है और बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, अब ये मुझसे पूरी तरह से हेट करने लगी है। तभी हमारी फीमेल अपने सपने में जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है, प्लीज़ मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो प्लीज़। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, परेशान मत हो, मैं जी को तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होने दूंगा। तभी हमारी फीमेल के धीरे धीरे आंखें खोलने लगती है और बोलती है, गोन्याक्सु क्या मैं सपना देख रही हूँ। तभी वो बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल भी सपना नहीं देख रही हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए गोन्याक्सु को बोलती है, गोन्याक्सु आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी कभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही गोन्याक्सु हमारी फीमेल के कंधे में हाथ रखता है और बोलता है, चिंगलियू मुझे समझने की कोशिश करो। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु को पीछे से धक्का देते हुए बोलती है, नहीं अभी कभी बाहर चले जाओ। हमारी फीमेल जैसे ही धक्का देती है, गोन्याक्सु पीछे चला जाता है और अपने चोट की तरफ हाथ रख लेता है। उसे ऐसा करता देख हमारी फीमेल बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और बोलती है, क्या इसकी चोटें अभी तक रिकवर नहीं हुई है। तभी गोन्याक्सु उदास होते हुए बोलता है, चिंगलियू मेरे ग्रैंडपा का बिल्कुल भी भरोसा मत करो, मेरा कोई भी इरादा नहीं है जी को तुमसे अलग करने का। ये सुनते ही हमारी फीमेल अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और बोलती है, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और यहाँ बगल में ही हॉस्पिटल है, तुम्हें जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये सुनते ही गोन्याक्सु हमारी फीमेल का हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनते ही हमारी फीमेल चिल्लाते हुए बोलती है, ठीक है तो मैं ही यहाँ से बाहर चली जाती हूँ। तभी गोन्याक्सु पीछे की तरफ मुड़ता है और हमारी फीमेल को कहता है, अच्छा ठीक है चिंगलियू, अभी जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और हमारी डील के बारे में बताओ, जो तुमने मुझे लूहे को पकड़ाने से पहले बोला था। डील के बारे में सुनते ही हमारी फीमेल चौंक जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। तभी हमारी फीमेल अपने मन में बोलती है, मैंने गोन्याक्सु को प्रॉमिस किया था कि अगर वो लूहे को पकड़वाने में मेरी मदद करेगा तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तभी हमारी फीमेल पीछे तरफ मुड़ती है और बोलती है, मैं उसके अलावा किसी और तरह से तुम्हें रीपे कर दूंगी। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल के सामने आते हुए बोलता है, तुम मुझे दूसरी तरह से रीपे करोगी, मैं उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनते ही हमारी फीमेल शर्माते हुए अपने मन में बोलती है, नहीं मुझे गोन्याक्सु के साथ फिर से अल्टीमेट नहीं होना है। तभी गोन्याक्सु बाहर जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक होटल में इंतज़ार करूँगा, कल तुम्हें हमारे प्रॉमिस को पूरा करना होगा।
ये बोलते के साथ ही वो बाहर चला जाता है। फिर गोन्याक्सु वहाँ से जाते हुए उदास होते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे चिंगलियों को फोर्स करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उसके माइंड को चेंज करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। ये बोलते के साथ ही वो गेट को बंद कर देता है। तभी हमारी फेवरेट गुस्से से बेड में बैठ जाती है और वो बोलती है, गुन्याक्सु तुम कमीने कहे कि तुमने मुझे कोई अलग चॉइस नहीं दी रीपे करने का। ये बोलते के साथ वो शर्मा भी रही होती है। तभी हमारी फेवरेट अपने हाथ की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया था और मैं गलत कर रही हूँ। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा डेट इज मिस्टर प्रेसिडेंट का एपिसोड 83, 84, 85। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।